हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एडुवोक एकेडमी में। और आज हम आए हैं एक मजेदार टॉपिक के साथ जो है एंजाइम कैटालाइसिस। तो देखो, एंजाइम कैटालाइसिस के बारे में पढ़ने से पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एंजाइम की अगर बात करें तो एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स which catalyze the biochemical reaction in the living system। एंजाइम्स वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जो लिविंग सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएं और जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, उनको बोलते हैं एंजाइम्स। हम ये भी तो बोल सकते हैं एंजाइम्स की जगह अगर बायोकैटलिस्ट वर्ड यूज कर दिया जाए तो वो गलत नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह ही बिहेव करते हैं। जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस में कैटालाइज करने के दौरान इस्तेमाल में आए वो क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो हमने इसमें भी क्या लिख दिया, दैट दीज आर बायोकैटलिस्ट और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है। अब देखो, एंजाइम के अगर एग्जांपल देखें तो एंजाइम के एग्जांपल तो काफी सारे होते हैं। जैसे हमने दो तो यहीं पे लिखे हैं, डायस्टेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, ये सब क्या होते हैं? एंजाइम के एग्जाम्पल होते हैं। एंजाइम के एग्जाम्पल में इनके नोमेनक्लेचर का एक रूल ही होता है कि हम सब्सटेंस के पीछे ASE ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एंजाइम बन जाता है। एंजाइम की नोमेनक्लेचर होती है ये। अच्छा, एंजाइम जब कैटालिसिस को प्रोसीड करें तो वो जो कैटालिसिस की प्रोसेस होती है उस कैटालिसिस की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एंजाइम कैटालाइसिस। ठीक है। एंजाइम देख लिया कि एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और ये जिस कैटालिसिस की प्रोसेस को प्रोसीड करें उस कैटालिसिस की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एंजाइम कैटालाइसिस। हमने एग्जांपल देखने हैं अब एंजाइम कैटालाइसिस की। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने देखा, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। हम जब स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हाइड्रोलाइसिस तो होगा ही, लेकिन हाइड्रोलाइसिस के साथ साथ हम जो एंजाइम यूज करते हैं वो क्या है? डायस्टेज। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर को जब हाइड्रोलाइज कराते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? इन्वर्टेज की प्रेजेंस में। और ये इन्वर्टेज यहाँ पे क्या है? एंजाइम जो कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये हो गया अपना एंजाइम कैटालाइसिस। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। देखो, अगर मैकेनिज्म की बात करें तो जो एंजाइम कैटालाइसिस का एंजाइम का जो एक्शन रहता है वो दो मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होता है। पहला होता है लॉक एंड की मैकेनिज्म। पहला होगा लॉक एंड की मैकेनिज्म और दूसरा होता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। दूसरा होता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल को हैंड एंड ग्लव्स मेथड भी बोला जाता है। अब देखो, पहले हम देखते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म कि एक्चुअली लॉक एंड की मैकेनिज्म में एग्जिस्ट कैसे प्रोसेस होती है अपनी, कैसे ये प्रोसेस एग्जिस्ट करेगी। सॉरी, लॉक एंड की मैकेनिज्म। देखो, लॉक एंड की मैकेनिज्म से पहले थोड़ी सी इसके बारे में ब्रीफ इसका डिस्कशन ऐसे कर लेते हैं, माइन्यूट इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हमने लॉक एंड की मैकेनिज्म ही इसको क्यों नाम दिया? जब हम किसी लॉक को देखते हैं तो क्या ऐसा होता है किसी एक चाबी से और कई सारे लॉक खुल जाते हो? हमारे घर में कोई एक ऐसी चाबी हो जिससे हम सारे लॉक को ओपन कर सके? नहीं होता ना। अच्छा, मास्टर की का नाम नहीं लेना क्योंकि वो इतना हम उसको ब्रीफली इतना डीपली उसको डिस्कस नहीं कर रहे, बट जनरलाइज्ड क्या होता है कि एक की से कई सारे डिफरेंट लॉक्स को ओपन नहीं किया जा सकता, या फिर ये बोल सकते हैं हर लॉक के लिए एक स्पेसिफाइड की होती है। ठीक है। वो स्पेसिफाइड की तरह ही हर बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए, हर बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए जो कैटालिस्ट होता है या एंजाइम होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। हमने कैटालिस्ट में भी देखा था, कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी में, दैट कैटालिस्ट आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। कैटालिस्ट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहते हैं। सेम एज कैटालिस्ट, एंजाइम भी क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। किसी एक एंजाइम से आप सभी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करा सकते, वो सभी बायोलॉजिकल रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कराएगी। एवरी बायोलॉजिकल रिएक्शन
प्रोसीडेड विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम। ठीक है, उसी के चलते इसको नाम दे दिया गया लॉक एंड की मैकेनिज्म। ठीक है, इसको नाम क्या दे दिया, लॉक एंड की मैकेनिज्म। अब देखो इस लॉक एंड की मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होता क्या है कि हर एंजाइम के लिए हमने कोई भी अगर एंजाइम में अगर सबस्ट्रेट वगैरह कुछ देखें तो हमने ले लिया एंजाइम। पहले एंजाइम के लिए जो शेप रहेगी एंजाइम की वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, उसकी जो स्ट्रक्चर रहेगी वो फिक्स रहेगी। अच्छा, हमने देख लिया एंजाइम की स्ट्रक्चर है हमारे पास अभी ये। ठीक है, ये क्या आ गया अपना एंजाइम। अब एंजाइम के साथ साथ हम ये भी चीज देख लेते हैं, पर चलो वो चीज बाद में देखेंगे। एंजाइम के साथ सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, सबस्ट्रेट रिएक्ट करेगा। हमने मान लिया ये है अपना सबस्ट्रेट। अब देखो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, एक इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म करेगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक सबस्ट्रेट फॉर्म करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो देखो अगर हम एंजाइम की बात करें तो अभी एंजाइम की जो मैंने शेप बनाई, क्या कहीं किसी शेप से कहीं किसी हिस्से से इस सबस्ट्रेट के ऐड होने की या एडजॉर्ब होने की गुंजाइश है? नहीं है ना, एक्सेप्ट दिस स्पेस। इस साइड को छोड़कर हम कहीं भी सबस्ट्रेट को नहीं घुसा सकते, ऐसे एडजस्ट नहीं, फिट इसके अंदर फिट नहीं कर सकते, बस कहने का मतलब ये। अब जो साइड इसके फिट होने को डायरेक्ट करती है या इंडिकेट करती है, इसकी जो फिटिंग कैपेबिलिटी है इसको इंडिकेट करे, इसको क्या बोला जाएगा, एक्टिव साइट। तो ये क्या हो गई इस एंजाइम की एक्टिव साइट। के एंजाइम अगर अब बाइंड करेगा सबस्ट्रेट के साथ तो जिस साइट से एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है वो साइट क्या होगी, इसकी एक्टिव साइट होती है। अब देखो फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो ये सबस्ट्रेट कहाँ जाएगा, ये सबस्ट्रेट इधर जाएगा। जैसे ये एक्शन होगा सबस्ट्रेट की इधर फिट होने की टेंडेंसी रहेगी, तो हम इधर ही फिट कर देते हैं सबस्ट्रेट को। हमने कर दिया यहाँ सबस्ट्रेट को फिट। ठीक है, इनके बीच में ये लगा है फोर्स। अभी के एंजाइम किसी फोर्स से सबस्ट्रेट को क्या कर रहा है, अपनी तरफ बाइंड कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको पकड़े रखेगा ये। और जो ये सब्सटेंस फॉर्म हुआ, इस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप एग्जिस्ट करता है, वो नेक्स्ट स्टेप बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं। अगर मैं इसको एक इक्वेशन की तरह लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी, ये है एंजाइम, इधर है अपना सबस्ट्रेट, दोनों ऐड करें। अब जो ये एडिशन की प्रोसेस होगी, पहली बात तो ये होती है रिवर्सिबल। ठीक है, ये होती है रिवर्सिबल एज वेल एज ये फास्ट स्टेप होती है। जैसे ही ये रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट करेगी, यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है एंजाइम सबस्ट्रेट। इसके बाद ये फास्ट स्टेप के बाद एक स्लो स्टेप एग्जिस्ट करेगा ये, और जिसमें एंजाइम और प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इस एंजाइम ने अपने सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो चलो नीचे भी कुछ ऐसा ही कराते हैं। ये था एंजाइम अपने आप को चेंज नहीं करेगा, ये अपनी फिजिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आने देता। कैटलिस्ट की डेफिनेशन में भी यही देखा था। ये बन गया अपने पास अब प्रोडक्ट। ठीक है, ये स्लो स्टेप और यूनिडायरेक्शनल रहती है, ये होती है बाई डायरेक्शनल और फास्ट स्टेप होती है। तो ये जो कंप्लीट मैकेनिज्म है ना, एंजाइम और सबस्ट्रेट का मिलना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना, और उस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम और प्रोडक्ट का बनना, ये जो कंप्लीट मैकेनिज्म है ये एंजाइम की कैटालाइसिस में इन्वॉल्व होता है, यूज होता है। ये इसी प्रोसेस के थ्रू एंजाइम काम करते हैं, यही मैकेनिज्म रहता है इसका। ये है फर्स्ट अपना लॉक एंड की मैकेनिज्म। अब देखते हैं सेकंड मैकेनिज्म अपना, जो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, हमने पहले भी बताया था मैंने कि इस इंड्यूस्ड फिट मॉडल को हैंड इन ग्लव्स मेथड भी बोला जाता है। अच्छा देखो, हैंड इन ग्लव्स मेथड से क्या समझेंगे इसको, अगर हम कोई ग्लव्स पहनते हैं तो हम जैसे उस ग्लव्स को पहनेंगे तो हम उसको क्या करते हैं, ऐसे उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ना। तो वो जब तक एडजस्ट नहीं हो जाता तब तक हम अपने हाथ को क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं कि थंब की जगह थंब भी आए, फिंगर्स की जगह फिंगर्स ही आए, फिंगर्स की भी पोजीशन सही हो, तब तक
तक हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे, हाथों को उनको क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब ऐसा ही इसमें रहता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ तब तक कंबाइन नहीं होता जब तक एंजाइम किसी फिक्स्ड पोजीशन पे उसको अलाइन नहीं कर पाए। ठीक है, जब तक उसको कोई फिक्स्ड पोजीशन पे उसके अलाइनमेंट नहीं हो पाए तब तक वो क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, तब तक वो चेंज करता रहेगा। अब इसमें क्या होता है, कई सारे केसेस में एंजाइम अपनी शेप को चेंज करने की टेंडेंसी रखते हैं जैसे ही सबस्ट्रेट उसके एक्टिव साइट पे लैंड करता है। जैसे ही सबस्ट्रेट उसके एक्टिव साइट पे, एंजाइम के एक्टिव साइट पे लैंड करता है तो कई एंजाइम अपने शेप को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो जब तक वो एग्जैक्टली उसमें फिट नहीं हो जाते तब तक वो क्या करता रहेगा, चेंज करता रहता है। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, हैंड इन ग्लव्स मेथड भी बोल देते हैं, और दूसरा क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब इंड्यूस्ड फिट मॉडल में जब मैकेनिज्म इसका किस तरीके से होगा, एंजाइम कैटालाइसिस का 3 स्टेप में ये प्रोसेस एग्जिस्ट करती है। सबसे पहली स्टेप होती है स्टेप 1, क्या होगी, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम विद सबस्ट्रेट। ठीक है, पहली स्टेप क्या होती है इसमें, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ करता है बाइंड। हमने ले लिया एंजाइम अपना ये E और सबस्ट्रेट ले लिया S, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, ES, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब देखो स्टेप सेकंड में क्या होता है, जो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था अब ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन दिस कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, ये था अपना एंजाइम सबस्ट्रेट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट में, क्योंकि हमें बनाना था प्रोडक्ट तो हम इसी स्टेप में ना बना दे, इसी स्टेप में ना फॉर्म कर दे, तो ये अपना एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट होता है थर्ड स्टेप अपना, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द एंजाइम सरफेस, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द एंजाइम सरफेस, ये लिख देते हैं स्टेप थर्ड, रिलीज ऑफ एंड प्रोडक्ट फ्रॉम एंजाइम सरफेस। अब एंजाइम सरफेस से प्रोडक्ट को करेंगे रिलीज, तो हमने सिंपल अपना लिख दिया इतना कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स था, उससे क्या बन गया, एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग, ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। और इस पूरे प्रोडक्ट में एंजाइम ने कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म फॉलो किया यहाँ। ठीक है, ये हमने दोनों मैकेनिज्म देख लिए, मैकेनिज्म विच इंक्लूड्स इन एंजाइम कैटालाइसिस। 2 तरह के मैकेनिज्म से एंजाइम कैटालाइसिस की प्रोसेस प्रोसीड होगी। पहला हमने देखा लॉक एंड की मैकेनिज्म, और दूसरा हमने देखा इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जिसको हैंड इन ग्लव्स मेथड भी बोलते थे। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बाद अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस, कि जब ये प्रोसेस होगी तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो कराती है, एग्जिबिट कराती है। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो एग्जिबिट कराई जाती है एंजाइम्स के द्वारा, दैट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, या फिर हाई स्पेसिफिसिटी भी बोल सकते हैं। जैसा कि सभी को पता है एंजाइम्स, कोई पर्टिकुलर एंजाइम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए ही यूज किया जाता है। किसी एक एंजाइम को हम सभी तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो वो क्या इंडिकेट करता है, उसकी स्पेसिफिसिटी इंडिकेट करता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं दैट एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, नो डाउट। अब देखते हैं हाईली इफिशिएंट से अगर एंजाइम को रिलेट करें तो वो क्या होता है कि एंजाइम्स की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। और वो बहुत ज्यादा से मतलब कि हम अगर एक एंजाइम को अगर यूज करें, एक मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम को यूज करें, वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय 10
टू द पावर 20 टाइम्स, ये 10 टू द पावर 20 टाइम्स उस रिएक्शन के रेट को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, 1 मोलिक्यूल ऑफ एंजाइम। तो ये क्या हो गया, हाईली एफिशिएंट हो गया कि इसको क्या करेंगे, बहुत कम अमाउंट में यूज करेंगे किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट होता है हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। अच्छा, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज दैट point of temperature या that particular temperature at which enzymes shows its high efficiency। जो एंजाइम अपनी हाई एफिशिएंसी शो कराते हो जिस टेम्परेचर पर, उस मिनिमम टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दैट एंजाइम। और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 298 केल्विन से 310 केल्विन तक। ठीक है, तो इनकी जो कैपेबिलिटी होती है, इनकी एक्टिविटी वो हाईएस्ट होती है एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑल्सो देयर एक्टिविटी विल बी हाईएस्ट एट देयर ऑप्टिमम पीएच। और वो ऑप्टिमम पीएच कितना होगा, पीएच रेंज क्या होगी, ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही लगा सकते हैं उसको कि दैट पीएच रेंज, व्हेन पीएच रेंज विल बी इन बिटवीन 5 to 7 देन द एंजाइम्स एक्टिविटी विल बी हाईएस्ट, एंड एंजाइम की एक्टिविटी उस टाइम पे हाईएस्ट होगी। अगला पॉइंट होता है, अगला इसका प्रॉपर्टी होती है इंक्रीज एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम्स। जब भी एंजाइम में कोएंजाइम या एक्टिवेटर्स डाले जाते हैं, एक्टिवेटर तो नाम से ही हमें पता लग जाता है कि एक्टिवेटर क्या होते हैं, जो एक्टिवेट करने का काम करे। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो एंजाइम को भी एक्टिवेट करने का काम करते हैं, तो उन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है, एक्टिवेटर्स बोला जाता है। एक्टिवेटर्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं, कोएंजाइम्स बोलते हैं। जो वो कोएंजाइम्स और कोएंजाइम्स और एक्टिवेटर जब किसी रिएक्शन में ऐड किए जाएंगे तो उनकी प्रेजेंस की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और लास्ट प्रॉपर्टी होती है इन्फ्लुएंस्ड बाय इनहिबिटर एंड पॉइजन। इनहिबिटर और पॉइजन क्या होते हैं, ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो सब्सटेंसेस रहते हैं जो किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को या तो डिक्रीज कर दे या फिर उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर दे। वो जो डिक्रीज करे वो इनहिबिटर, जो बिल्कुल ब्लॉक कर दे एंजाइम की एक्टिविटी को। कैसे ब्लॉक करेगा, एंजाइम्स में क्या पढ़ी थी, अभी रिसेंटली एंजाइम में पढ़ी थी एक्टिव साइट्स। जब एक्टिव साइट्स ब्लॉक हो जाएंगी तो एंजाइम एक्शन प्रोसीड करेगा, नहीं करेगा। तो वो क्या करते हैं, पॉइजन और इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट को बैन कर देते हैं, उनको क्लोज कर देते हैं। अब देखो एंजाइम में एक तो एक्टिव साइट होती नहीं है, उसके पास क्या रहेंगी, काफी सारी एक्टिव साइट्स रहती हैं। तो पॉइजन क्या करते हैं, जितनी भी एक्टिव साइट रहेंगी ना सबको बैन कर देते हैं, मतलब सबको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी भी ब्लॉक हो जाती है। तो ये बोल सकते हैं कि एंजाइम भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इनहिबिटर से या फिर पॉइजन से। जैसे कैटलिस्ट में होता है प्रोमोटर, ठीक है, प्रोमोटर एंड पॉइजन, ऐसे ही इनमें होते हैं इनहिबिटर एंड पॉइजन एंड एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम। ये होती है एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं सम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स, के एंजाइम्स को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन होती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कि हम एंजाइम्स को यूज करते हैं इन फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म बियर एंड वाइन। जितने भी बेवरेजेस होते हैं ऑलमोस्ट उन सबको प्रोड्यूस करने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करते हैं और उसकी फर्मेंटेशन के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, तो एंजाइम को वहां यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है इन फूड इंडस्ट्री टू जनरेट स्वीट सिरप फ्रॉम कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च से स्वीट सिरप को प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं, एंजाइम्स का यूज करते हैं। और नेक्स्ट एप्लीकेशन होती है जो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज की जाती है एंजाइम्स के लिए, एंजाइम्स के बारे में, वो होती है इन चीज प्रोडक्शन बाय कोएगुलेशन ऑफ मिल्क। हम मिल्क को कोएगुलेट करके चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, चीज प्रोड्यूस किया जाता है, एंड दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो ये है कुछ एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम, और ये है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस।